हेलो एवरीवन। तो आज फिर से हम लोग आ चुके हैं इकोनॉमिक्स रैपिड रिवीजन सीरीज को पूरा करने के लिए। तो शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था वहीं से मनी मल्टीप्लायर जो होता है रिफर्स टू अमाउंट ऑफ M3 ए बैंक जनरेट्स विथ each rupee of M0 अवेलेबल टू देम। देन है मनी मल्टीप्लायर जो ये बताता है फिर हायर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर हायर द लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड वाइस वर्सा। जितना मनी मल्टीप्लायर हाई होगा उतना ही मार्केट में पैसा होएगा, लिक्विडिटी होगी। जितना ही लिक्विडिटी मार्केट में होगी मनी मल्टी। CRR क्या होता है? कैश रिवर्स रेशियो। देखिए अगर कोई आपके बैंक में अगर 100 रुपये हैं तो कुछ परसेंटेज मैंने 100 रुपये बैंक वालों के पास 100 रुपये है तो वो मान लो 10 रुपये वो रिजर्व में रखेगा RBI के रिजर्व में, एंड देन 90 रुपये का उसे जो भी आगे लोन फाइनेंशियल इंक्लूजन करना होगा, लोन बढ़ाना होगा तो वो उससे काम करेगा। तो CRR वो पैसा होता है। CRR वो चीज़ होता है जो रिजर्व रखता है। देखो कल हमने समझा था कि ये कोई सीरियल नंबर 123 का नोट है, ठीक है। ये मेरे पास आया, मैंने इसको जाके बैंक में जमा करा, बैंक वाला इसको मुकेश अंबानी को दे दिया। अब मुकेश अंबानी इसे अपने वर्कर्स को दे दिया। अब इसके वर्कर्स अपने बैंक में इस पैसे को जमा कर दिया। एक ही सीरियल नंबर का नोट है, ध्यान देना, एक ही सीरियल नंबर का नोट है। लेकिन जब मैं अपने बैंक में देखूंगी तो मेरे पास भी 100 रुपये रहेगा। ये बंदा जब अपने वर्कर्स अपने बैंक में तो ये ठीक है। तो देखो हाई पावर्ड M0 को हाई पावर्ड मनी बोलते हैं कि पैसा ये जो आता है वो पैसा है। देखो पहला उसके उसके पास पहला बैंक जो है, बैंक नंबर 1, मान लो उसके पास 100 डिपॉजिट है, ठीक है। 100 रुपये उसके पास डिपॉजिट, वो RBI बोलता है कि 10% जो है रिजर्व रखो। बैंक 2 में मैंने इसको 81 रुपये। अब उसको मान लो मेरी फ्रेंड किसी को भी, अब मेरी फ्रेंड को 81 रुपये लोन में मिला। अब वो बैंक 3 में आके पैसे को रख देगी तो अब बैंक 3 वाले के पास जो है 81 रुपये है। अब इसमें से 81 का 10% रिजर्व रहेगा, यानी कि 8.1% रिजर्व रहेगा और बाकी 72.9% जो पैसा बचेगा वो आगे लोन में। इसी तरह जब हम करते करते जब 99th बैंक के पास आएंगे तो ये जो है डिपॉजिट का पैसा, लोन का पैसा, वो आते आते जीरो पर आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड तब हम टोटल सम निकालेंगे कि टोटल मनी मल्टीप्लायर कितना है M3 हमारे पास। तब हमारे पास M3 आ जाएगा कि M3 कितना। तो देखो मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो टोटल अमाउंट स्टॉक ऑफ टोटल मनी डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी M0 कितना है, इतना। तो 4% रिजर्व रेशियो जो है वो 25 गुना पैसा जनरेट करेगा। ये कैसे है? तो देखो CRR अगर 4% है, ये फॉर्मूला है कि जो भी CRR होता है वो 1/, तो CRR 4% है तो 4% को हम ऐसे लिख सकते हैं 4/100, तो ये 1/25 हो जाएगा। देन मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है 1/CRR, तो 1/4% हो जाएगा अगर CRR 4% है, तो फिर 1/25 हो जाएगा। देन 25 ये पैसा 25 गुना ज़्यादा पैसा ये जनरेट करेगा अगर CRR 4% है। देखो इफ CRR 4% देन मनी मल्टीप्लायर शुड बी 25 गुना ज़्यादा। थ्योरेटिकली ऐसा होता है लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है क्योंकि देयर सो मच रीजन बिहाइंड इट। बट थ्योरेटिकली ये है कि अगर CRR 4% है तो वो थ्योरेटिकली 25 गुना ज़्यादा पैसा जनरेट करेगा। इन फंक्शनल इकोनॉमी मनी मल्टीप्लायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड CRR विल ऑलवेज लेस देन 1। ऐसा क्यों है? देखो जो फंक्शनल इकोनॉमी है उसमें मनी मल्टीप्लायर एक से ज़्यादा होना चाहिए और देखो CRR 100% हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि CRR अगर 100% हो गया तो बैंक में डिपॉजिट है एंड CRR 100 है तो बैंक आगे पैसा बढ़ाएगा ही नहीं। लोन में देने के लिए उसके पास 0 रुपये है तो फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा, इससे सारी चीज़ें नहीं होगी, तो मनी मल्टीप्लाई तो कुछ भी नहीं होगा। वो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि हमेशा एक से ज़्यादा होना चाहिए। CRR देन है मनी मल्टीप्लाइड इनडायरेक्टली इम्प्रूव्स एज इकोनॉमी डेवलप, कंजप्शन, लोन डिमांड इंक्रीज, बैंकिंग पेनिट्रेशन, डिजिटल इकोनॉमी, लेस कैश इकोनॉमी, ETC। मनी मल्टीप्लायर जो है इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों को भी सपोर्ट करता है। देन मनी मल्टीप्लायर इम्प्रूव्स विद इंक्रीज इन बैंकिंग पेनिट्रेशन, फाइनेंशियल इंक्लूड। बूम पीरियड वेनेवर लोन डिमांड इंक्रीज होता है तो बूम पीरियड में लोन 1960 के दशक में हमारे पास मनी मल्टीप्लायर सिर्फ 2 गुना था। अब 90s में मोर देन 3 गुना से ज़्यादा हुआ और अभी हमारे पास मनी मल्टीप्लायर। अब देखो व्हेन CRR 100% होगा तो मनी मल्टीप्लायर पे क्या इफेक्ट होगा? तो 1/CRR इक्वल टू 1/100, 1/1 तो 1 गुना हो जाएगा और एक से ज़्यादा तो वो फंक्शन ही नहीं करेगा। 100% CRR मीन्स तो बैंक बोल रहा है कि अगर 100% CRR होगा तो आई कांट गिव लोन्स टू एनीवन फ्रॉम डिपॉजिट। लोन नहीं मिलेंगे तो फिर मैं क्या करूँ, मर जाऊँ, ऐसा बैंक बोल रहा है। तो वही सिमिलर ही है कि देखो जैसे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम हो, तो उसी तरह CRR जो है कैन इंक्रीज और डिक्रीज मनी मल्टीप्लायर। CRR डायरेक्टली इसको मनी मल्टीप्लायर को इफेक्ट करता है, ये एक बात हो गई। देन दूसरा है स्पीड ऑफ बोट आल्सो अफेक्टेड बाय वेट ऑफ कार्गो और साइज ऑफ द सेल ऑफ द क्लॉथ, इस पर भी डिपेंड करता है। इस तरह मनी मल्टीप्लायर आल्सो अफेक्टेड बाय
देखो इनकम एंड सेविंग ऑफ द पब्लिक एंड ज़्यादा रहेगा, CRR ज़्यादा रहेगा, तो CRR अगर ज़्यादा रहेगा तो मनी मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, तो वो ये लीकेज हो जाएगा। फिर अगर लोग ज़्यादा पैसा विड्रॉ करते हैं और बैंक में पैसा रहता ही नहीं है, तो तब भी मनी मल्टीप्लाई इफेक्ट होता है, क्योंकि फिर लोन आगे घूमेगा नहीं, फाइनेंशियल इंक्लूजन होएगा नहीं। द मनी मल्टीप्लायर, हाउ मच मनी ए बैंकिंग सिस्टम कैन जनरेट फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ सेंट्रल बैंक M0। मनी मल्टीप्लायर मेनली डिपेंड्स ऑन दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, फैक्टर एंड इम्प्लीकेशन। देखते हैं कि कौन से फैक्टर। नंबर 1 है कैश होल्डिंग्स, मोर कैश हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स, मनी लिक्ड फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स, तो मनी मल्टीप्लायर। अगर मैं अपने हाथ में पैसा ज़्यादा रखूँ और बैंक में पैसा जाके ना रखूँ, तो मनी मल्टीप्लायर को वो इफेक्ट करेगा, वो लीक करेगा मल्टीप्लायर, क्योंकि बैंक में पैसा नहीं रहेगा, तो आगे लोन में नहीं जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा। देन कैश रिवर्स रेशियो, तो हायर CRR, जितना ज़्यादा CRR रहेगा, बैंक होल्ड मोर रिजर्व विथ RBI, देन मनी मल्टीप्लाई घटेगा। द CRR ऑल्सो एक्ट एज अ लीकेज, ये भी लीकेज की तरह काम करता है। तो यहाँ पे कुछ चार्ट्स दिया हुआ है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट थोड़ा समझते हैं। देखो मनी मल्टीप्लायर फ्रॉम 1981 से 2020 के टाइम पे, तो देखो इधर बढ़ते यहाँ पे सीधे स्पाइक पे चला गया था, कब 16-17 के टाइम पे, क्योंकि देखो कोरोना के टाइम पे लोगों ने, एक मिनट, हाँ देखो 16 बिटवीन से लेकर 2017 तक मनी मल्टीप्लायर जो है वो मेजर्ड एज रेशियो ऑफ M3/M0 आज मोस्टली इंक्रीजिंग, तब से इंक्रीज ही हो रहा था ड्यू टू LPG रिफॉर्म्स एंड इंक्रीज बैंकिंग पेनिट्रेशन, इंक्रीज हो रहा था। बट 2000 कब से 16 के बाद, हाँ 2016 के बाद डिमोनिटाइजेशन हुआ, फिर मोर कैश डिपॉजिट्स इन बैंक, तो मनी मल्टीप्लाई इंक्रीज हुआ। फिर कोरोना के टाइम पे देखो, यहाँ पे कोरोना आया जब 2020 में, तो घटा है मनी मल्टीप्लाई, क्योंकि लोग इमरजेंसी की वजह से बैंक से पैसा निकाल रहे थे, इस वजह से भी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इफ पीपल स्टार्ट होल्डिंग मोर करेंसी इन हैंड एंड लेस इन डिपॉजिट। क्या होगा इफेक्ट? तो मनी डिमांड विल इंक्रीज, मनी मल्टीप्लायर विल डिक्रीज, मनी डिमांड विल डिक्रीज, मनी मल्टीप्लायर विल इंक्रीज। जब हम अपने हाथ में ज़्यादा कैश रखेंगे तो क्या होगा? तो ऑफकोर्स मनी मल्टीप्लायर जो है वो डिक्रीज होएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है मनी मल्टीप्लायर इन 2023 फैक्टर इंक्रीजिंग लिक्विडिटी और मनी मल्टीप्लायर एज पर इकोनॉमी सर्वे कुछ बता रहा है 2024 का। तो ये क्या बोल रहा है? तो हायर मनी मल्टीप्लायर इन 2024 देखा गया है इन इंडिकेटिंग हायर लिक्विडिटी इन मार्केट। 2024 में मनी मल्टीप्लायर हायर देखा गया है। इसका कारण क्या था? तो इकोनॉमी सर्वे ने 3 कारण दिए हैं। पहला कारण है कि विड्रॉल हुआ था 2000 नोट का, तो 2000 नोट का जब विड्रॉल हुआ तो लोग पैसा उसमें के 2000 रुपये जमा कर रहे थे, उसकी वजह से। दूसरा कारण था कि मर्जर ऑफ HDFC बैंक और NBFC का मर्जर हुआ, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड डिपॉजिट लेंडिंग भी बढ़ा दोनों का। तो मान लो पहले HDFC के 5 एम्प्लॉय होते थे जो स्पैम करते थे कि लोन ले लो। अब HDFC और NBFC मिल गया, तो मान लो उसके पास 10 एम्प्लॉय हैं कि 10 एम्प्लॉय मिलकर सबको स्पैम करने के लिए लोन ले लो, तो कोई ना कोई तो लोन लेगा ही। तो इससे भी मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हुआ। देन बैंकर्स ऑफरिंग हायर अट्रैक्टिव डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट टू डिपॉजिटर्स, तो जब इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा था तो लोग डिपॉजिट ज़्यादा कर रहे थे, ये भी एक रीज़न था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये UPSC 2023 का क्वेश्चन है। मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीज विथ, मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज कैसे होता है इकोनॉमी में? तो इंक्रीज इन द, एक मिनट, इंक्रीज इन द कैश रेशियो, इंक्रीज इन द कैश रिवर्स रेशियो, इसी को बढ़ा दिया तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा? नहीं। कैश रिवर्स रेशियो को बताया तो मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, ये होगा ही, हो सकता नहीं होगा ही, बी सही है। देखते हैं इंक्रीज इन SLR, इसको सर ने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा तो मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊँ। और डी है इंक्रीज इन द पॉल्यूशन ऑफ द कंट्री, डायरेक्टली कैसे, मतलब डायरेक्टली नहीं, तो बी आंसर हो जाएगा, बी शुड बी द आंसर। एंड सेम क्वेश्चन जो है वो 2021 के प्रीलिम्स में भी रिपीट करा गया। अब देखो M0 का फॉर्मूला क्या है? इसको ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी बोला जाता है। तो देखो जैसे कि ये पब्लिक है, तो करेंसी इन सर्कुलेशन, जितना भी करेंसी इन सर्कुलेशन रहेगा, प्लस बैंकर्स का जो डिपॉजिट रहेगा RBI के साथ, RBI में जो बैंकर्स का डिपॉजिट रहेगा वो, देन अदर डिपॉजिट विथ RBI, देन RBI का एक अदर RBI में जो देखो करेंसी इन जो भी अदर बैंक का नोट होता है, RBI ने बोला था ब्लैक मनी वाले को कि ठीक है हम आप पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, बस आप ईमानदारी से आके पैसे जमा कर दो। एंड ऐसा कुछ था कि उसको 4 साल तक कोई ब्याज नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसके बाद पैसा उसको लौटा के कुछ दिया जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो ब्लैक मनी था उसको डायरेक्ट RBI में डिपॉजिट करना था, तो उस तरह की चीज़ें अगर हो। देन NBFC एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा RBI में रखते हैं। देन गवर्नमेंट एंड यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, देखो जो RBI में पब्लिक जो डिपॉजिट कर रही थी तो उसके लिए
पीएम गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम है में फॉर ब्लैक मनी और वाइट मनी, मतलब ब्लैक मनी को करने के लिए। देखो M0 मेजर्स द टोटल अमाउंट ऑफ पेपर मनी and coins in circulation plus the reserve deposit of central bank. It is called M0, reserve money, government money, high powered money, monetary based government money, high powered money. Then a different book give different answer. Basically it boils down to image given below. Then a वॉल्ट कैश क्या होता है, तो कैश kept by bankers with themselves for day to day ऑपरेशन जो होता है उसके लिए कैश जो बैंक अपने पास रखती है वो चीज़ें हुई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफ CRR इनकी अगर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होता है देन M0 इंक्रीज होगा। मान लो डॉलर एक्सचेंज रेट होता है कुछ, ठीक है, एंड RBI मान लो डॉलर का जो मार्केट में बहुत डॉलर मार्केट में बहुत एंड इसे पैसे पर बहुत असर पड़ रहा है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो RBI क्या सोचेगी कि मैं जितना भी पैसा डॉलर है मार्केट में मैं कुछ उसमें से सक कर लेता हूँ एंड वो जो डॉलर खरीदेगा मार्केट से वो उसके नेट फॉरेन एसेट फंड फॉरेक्स रिजर्व में जाएगा। तो इसका मतलब है वो पैसा सक कर लेता है, पेड पैसा को देगा, डॉलर खरीद रहा है तो मैं तो कोई RBI को देगा भाई तू मेरा कैसे होता है, RBI ने खरीदा उसके भी पैसे होंगे ना, सो इससे ज़्यादा हम लोग देख। सो M0 इज इशूड अंडर RBI एक्ट। कैसे होता है ये RBI इशू डिपार्टमेंट with a condition that issue department's asset must match its liability. पहला है asset of issue department from government and circulate it as the agent of government। से जो पैसा कॉइन जो होता है, सिक्का जो होता है, 1 रुपये का नोट जो होता है RBI खरीदता है गवर्नमेंट से एंड उसके गवर्नमेंट के मैनेजर के रूप में उसको सर्कुलेट करता है। दूसरा है गोल्ड कॉइन्स, मिनिमम 2000 करोड़ तक का गोल्ड कॉइन्स होना चाहिए आपके पास एसेट के रूप में। तीसरा है गोल्ड बुलियंस, सोने की जो ईंट होती है वो मिनिमम 115 करोड़ तक की होनी चाहिए। चौथा है फॉरेन सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग जो फॉरेन सिक्योरिटीज होता है IMF का हो गया, अर्लियर पहले ये 400 करोड़ रुपए तक था बट के बाद नो सच रिक्वायरमेंट, आप कितने तक का भी रख सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो ये भी इसका एसेट है और ये इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो मैं एक बात बताती हूँ, अगर RBI इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद के, ठीक है ओके, पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची क्यों रही है, क्योंकि उसको लोन का ज़रूरत होगा तो लोन लेने के लिए वो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी, तो RBI उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है। तो आप ये सोचोगे कि RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है तो RBI ही डायरेक्ट गवर्नमेंट को लोन उस सिक्योरिटी के बदले क्यों नहीं दे देता है, छाप दे पैसा उतना और लोन दे, ऐसा नहीं होता है। RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले उतने रकम का पैसा छाप के जो भी उसका प्राइस होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नहीं दे सकता, ये एक्ट में लिखा हुआ है। RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के उसके बदले गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे सकता, तो ये एक रूल है। टोटल अब लाइबिलिटीज़ क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इशू लाइबिलिटीज़, तो टोटल बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन विच कंसिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ क्या हुआ, तो पहला है करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी हुआ वो लाइबिलिटीज़ हुआ। हेल्ड बाय पब्लिक के पास जितना पैसा है, हेल्ड बाय अदर बैंक्स इन्वॉल्व कैश, वो भी देखा था हमने। देन दूसरा है बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI, CRR भी इसकी लाइबिलिटीज़ हुई। देखो CRR कैसे लाइबिलिटीज़ हुई, क्योंकि CRR बैंक देता है RBI को कि ठीक है भाई आप तुम पैसा मेरा इतना रखो कुछ परसेंटेज, ठीक है, अपने डिपॉजिट का, लेकिन RBI उसको पैसा वापस करना होता है, भले ही इस पर 0% टैक्स 0% इंटरेस्ट RBI पे करता है, बट जो भी उसका मूल पैसा होता है उसको RBI को वापस करना पड़ता है, तो ये लाइबिलिटीज़ हुई क्योंकि उनको देना है। नेक्स्ट है अदर डिपॉजिट विथ RBI लाइक पब्लिक NBFC जो डिपॉजिट करता है, गवर्नमेंट जो डिपॉजिट करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो डिपॉजिट करते हैं, तो वापस RBI को उनको वापस करना भी होता है, तो लाइबिलिटीज़। तो मान लो टोटल जो एसेट आया हमारा जोड़ के, टोटल जो एसेट आया सपोज 100 करोड़ का आया किसी पर्टिकुलर डेट पे, देन टोटल जो हमारा लाइबिलिटीज आया वो 100 करोड़ आया किसी पर्टिकुलर डेट पे, तो सब गरीब कल्याण योजना 2016 अंडर विच ब्लैक मनी होल्डर वाज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 25% ऑफ द ऑफिस ब्लैक मनी इन RBI फॉर लॉक इन पीरियड फॉर 4 ईयर। तो ऐसा कुछ स्कीम आया था कि गरीब कल्याण योजना के तहत जो भी ब्लैक मनी होल्डर थे उनको बोला गया था कि आप अपना 25% ब्लैक मनी का 25% RBI में लॉक कर दो एंड 4 साल के लिए। M0 इंक्रीज होता है व्हेन RBI एसेट साइड इंक्रीज होता है, M0 बढ़ेगा जब RBI का एसेट साइड बढ़ेगा। एंड एसेट क्या क्या है, तो गोल्ड का कॉइन्स हो गया, कॉइन्स और 1 रुपये का नोट जो सरकार से बाय करती है RBI, एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़ हो गई, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई। सम बुक्स इंटरप्टेड दैट सिंस RBI इज सर्कुलेटिंग देम। दूसरा RBI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग 1 रुपी नोट्स एक्सचेंज, सो RBI इज लाइबिलिटी। देखो कॉइन जो होता है, सिक्का जो होता है, 1 रुपये का नोट है, वो तो गवर्नमेंट उस पर गवर्नमेंट क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी का साइन होता है, लेकिन और वो छापता भी सरकारी है, कॉइन जो है और 1 रुपये का नोट जो है वो सरकारी छापता है, उसको RBI नहीं इशू करती। तो RBI जो है वो गवर्नमेंट के मैनेजर के रूप में काम करती है। RBI कॉइन और 1 रुपये का नोट खरीदती है गवर्नमेंट से एंड उसको उसके बदले उसको नोट देती है, 2 रुपये से लेकर 500 तक का नोट जो भी होता है
वो आरबीआई उसको उसके बदले में देती है। तो इस तरह से वो इस तरह से आरबीआई का जो एसेट हो जाता है कॉइन और ₹1 का नोट। लेकिन अगर आप लायबिलिटीज़ की बात करो कि मैं धारक को 10-10 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूँ समथिंग लाइक दैट, तो वो किसका हुआ? तो वो एज़ पर लॉ वो गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट आरबीआई भले उसके एजेंट के रूप में उसको पैसा दे देगी, लेकिन गवर्नमेंट की ही लायबिलिटीज़ है कॉइन और ₹1 का नोट। आई होप इतना क्लियर हो। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने करा था कि मान लो क्योंकि ऐसा रूल है ना कि जितना आपके पास एसेट रहेगा, मान लो मेरे पास ₹50 है तो ₹50 का गोल्ड है तो मैं ₹50 ही मार्केट में पब्लिश करूँगी, ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मान लो ये ₹50 का जो मेरे पास गोल्ड है उतने वैल्यू का, ये किसी ने मेरे से चुरा लिया, तो क्या मैं मार्केट से ये जो ₹50 है उसको आग लगा दूँगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो थोड़ी ऐसा होता है कि किसी ने चुरा लिया तो इमीडिएटली मैं जाके बैलेंस बनाने के लिए ₹50 जो मार्केट में उसको आग लगा दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ कैन समथिंग बिकम एसेट एंड लायबिलिटीज़। तो एसेट एंड लायबिलिटीज़ कोई भी चीज़ कैसे बनती है? तो आरबीआई एसेट खरीदता है, चीज़ें जो खरीदता है वो उसका एसेट हो जाता है। जैसे कि गोल्ड है तो उसने वो गोल्ड खरीदा और किसी को पैसा दिया होगा उसने। कॉइन है जिसने जो गवर्नमेंट से उसने खरीदा होगा, देन आरबीआई ने गवर्नमेंट को ₹2 से लेके 200 का नोट दिया होगा उसके बदले में जो कॉइन उसने खरीदा होगा। देन फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होता है, तो जब आरबीआई उसको खरीदता है तब भी तो वो पैसा देता है। तो ये सब वो पैसा दे के खरीद रहा है, तो ये इस आरबीआई की अपनी एसेट हो गया। लेकिन जो नोट होते हैं वो आरबीआई ने उसपे लिख रखा है ना कि आई प्रॉमिस टू पे द बियर द सम ऑफ पारी समथिंग लाइक दैट। तो नोट जो है वो आरबीआई की लायबिलिटीज़ है, क्योंकि आरबीआई के पास नोट रहेगा तो उसपे उसने लिख रखा है कि मैं आपको इसकी धारक को इतने के बदले इतने रुपए देने का प्रॉमिस करता हूँ। तो आरबीआई नोट जो है आरबीआई की कभी भी एसेट नहीं हो सकता, क्योंकि आरबीआई को उसको वापस करना है किसी न किसी तरह। अगर गवर्नमेंट को भी आरबीआई ने 200 से 200 का नोट दे रखा है तो आरबीआई भी तो कभी एक्सचेंज करने आएगी, सॉरी गवर्नमेंट भी तो कभी एक्सचेंज करने आएगी। तो नोट जो है कभी भी आरबीआई की लायबिलिटीज़ नहीं होती। लायबिलिटीज़ बनने का ऐसे नोट जो है कभी भी आरबीआई की एसेट नहीं हो सकती। एसेट बनने के लिए एसेट वो होता है जो आरबीआई उसको वापस ना करे। अब है मनी सप्लाई एंड एफआरबीएम एक्ट, ये क्या है? तो देखो, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन कानून, नोटेबल प्रोविजंस। तो गवर्नमेंट हैज़ टू कंट्रोल इट्स फिजिकल डिफिसिट विद इन X% ऑफ जीडीपी। इसको हम पढ़ेंगे पिलर 2D में, तब तक के लिए इतना समझ लो। गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो फ्रॉम आरबीआई, इन अदर वर्ड्स आरबीआई कैन नॉट बाय गवर्नमेंट्स लोन इंस्ट्रूमेंट फॉर itself from primary market except in two situations, in short term base and means advances। इसको 1C में पढ़ेंगे, and during war and disaster and agri crisis big fall। देखो यहाँ पे क्या लिखा कि गवर्नमेंट जो है कैन नॉट बोरो फ्रॉम, देखो गवर्नमेंट को लोन चाहिए, मान लो मोदी जी को लोन चाहिए तो वो जाएंगे आरबीआई को बोलेंगे भाई मुझे लोन दे। तो आरबीआई क्या करेगा, मार्केट से पैसा उठाएगा। ये खुद का पैसा ऐसे नहीं कि मैं मेरा छापने का काम है पैसा तो मैं छाप देता हूँ और गवर्नमेंट को दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होगी वो खरीदेगा, एंड बीच में जो ये मैनेजर काम करेगा एंड वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो बेचेगा मार्केट में। एंड देन जो पैसा वो कलेक्ट करेगा वो तब वो सरकार को लोन में देगा। ऐसा नहीं कि सरकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा, दन दनादन पैसा छाप के सरकार को लोन में दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि ये एफआरबीएम एक्ट के तहत बैन है कि आप गवर्नमेंट को सिक्योरिटी खरीद के उनको लोन नहीं दे सकते प्राइमरी मार्केट में। आरबीआई कैन बाय एंड सेल गवर्नमेंट्स लोन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, दैट इज फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट या ओएम, ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो मोदी जी आए आरबीआई को बोले कि भाई तू मेरे को लोन दे, लेकिन आरबीआई तू मेरा सिक्योरिटी ले एंड मेरे को लोन दे। तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो लेगा, लेकिन वो अपने तिजोरी से पैसा सरकार को लोन में नहीं देगा। वो मार्केट में उस सिक्योरिटी को बेचेगा एंड वहाँ से पैसा कलेक्ट करके मोदी जी को लोन देगा। ऐसा एफआरबीएम एक्ट में बोला गया है। लेकिन क्या ऐसा है कि कभी भी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को नहीं कर सकती? जब मान लो मोदी जी ने आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी थमाया एंड आरबीआई ने उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेचा, तो मान लो मैं ओपन मार्केट ऑपरेशन से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर लेता। अब मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर लिया, अब मेरे को इसको बेचना है, तो आरबीआई मेरे से ले सकता है, मेरे से मुझे पैसा दे के मेरे से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर सकता है, बट डायरेक्टली वो गवर्नमेंट से बाय करके गवर्नमेंट को लोन नहीं दे सकता। तो ये डिफरेंस है, मतलब सेकेंडरी मार्केट से वो बाय कर सकता है, बट जब प्राथमिक तौर पे जब आता है गवर्नमेंट, मोदी जी आते हैं, तब वो डायरेक्टली उनको लोन नहीं दे सकता। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। देखो जब मोदी जी को लोन चाहिए होता है, गवर्नमेंट वांट्स लोन, तो वो 2 तरह के सिक्योरिटीज जारी करता है। एक तो शॉर्ट टर्म जो 1 साल से कम का होता है, जैसे ट्रेजरी बिल और ये सब चीज़ें। देन लॉन्ग टर्म जो होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है जो 1 साल से ज़्यादा का होता है। तो आरबीआई क्या बोलता है कि ठीक है भाई आपको लोन चाहिए, मैं आपका पब्लिक डेट मैनेजर बन जाता हूँ, आई विल हैंडल दिस प्रोसेस फ्रॉम माई ई कुबेर पोर्टल। तो जो पोर्टल ई कुबेर का है, ई कुबेर नाम का पोर्टल है, वहाँ से आरबीआई चीज़ें हैंडल करता है। वहाँ
उस पोर्टल पे जाओ, आप गवर्नमेंट का सिक्योरिटी खरीदो, आरबीआई को पैसे दो और वो पैसा आरबीआई मोदी जी को दे देगा एज अ लोन। तो आरबीआई है, मान लो ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में दिया गया। आरबीआई बाय करता है गवर्नमेंट से डायरेक्ट, ठीक है, प्राइमरी मार्केट में, फिर उसको सेकेंडरी मार्केट में बेच देता है। प्राइमरी मार्केट मतलब ठीक है, आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा। अब सेकेंडरी मार्केट में मान लो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी बैंक ने खरीदा या एलआईसी ने खरीदा या किसी भी तीसरे इंसान ने खरीदा, वो सेकेंडरी मार्केट में जाके उसको बेच दे। मान लो कि ये एसबीआई ने खरीदा था प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब वो एलआईसी को बेच दे, या मैंने खरीदा था अब मैं उसको एलआईसी को बेच दूँ, और इन फिर एलआईसी इन सब से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर सकता है। तो इसको बोलते हैं, ये सब ओपन मार्केट ऑपरेशंस में होता है। किसी ऐसे सीरियस सिचुएशन में तो डायरेक्टली वो कर सकता है, बट नॉर्मली आरबीआई नॉट बाय फ्रॉम हियर ड्यू टू एफआरबीएम एक्ट में ये प्रोहिबिट किया गया कि डायरेक्टली वो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं खरीद सकता है। सेकेंडरी मार्केट में तो खरीद सकता है, बट प्राइमरी मार्केट में वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से नहीं कर सकता। नेक्स्ट टॉपिक है मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट, घाटे का मुद्रीकरण। ये क्या है? तो देखो, मान लो आरबीआई जो है, सरकार का मान लो खर्च 15 रुपये है, ठीक है, और उनका सरकार का इनकम 5 रुपये ही है, डिफिसिट 10 रुपये हो गया। तो गवर्नमेंट सरकार को ये नहीं बोल सकती कि भाई तुम मेरे को जल्दी से 10 रुपये प्रिंट करके दे और मैं अपना काम कर लूँ उससे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि इफ़ आरबीआई प्रिंटेड द मनी टू हेल्प गवर्नमेंट विल कॉल इट मोनेटाइजिंग डिफिसिट, वो मोनेटाइजिंग डिफिसिट हो जाता है। एफआरबीएम एक्ट नॉर्मली बैन्स आरबीआई फ्रॉम बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट, ये तो पहले ही कर रखा है। तो वो आरबीआई है, वो छाप के डायरेक्टली नहीं दे सकता, आरबीआई विल नॉट डू इट, रीजन एफआरबीएम एक्ट उसको स्टॉप करता है कि आप डायरेक्टली आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके उसको खरीद के नहीं दे सकते। लेकिन डिफिसिट हो रहा है, जैसे 10 रुपये का डिफिसिट है, तो आरबीआई प्रिंट करेगा मनी को टू हेल्प गवर्नमेंट, ये कर सकता है। मतलब 10 रुपये का उसको घाटा हो रहा है गवर्नमेंट को, उसको चाहिए 10 रुपये, तो आरबीआई विल प्रिंट मनी एंड हेल्प गवर्नमेंट। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले वो पैसा मांगे, लोन मांगे, तो वो एफआरबीएम एक्ट ऐसा प्रोहिबिट करता है कि आरबीआई तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मीन्स आरबीआई प्रिंटिंग मोर करेंसी नोट्स टू गिव एज लोन्स टू गवर्नमेंट, जब सरकार का उधार देने के लिए रिजर्व बैंक नया पैसा छाप सकती है, बट नॉट गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के नहीं। देन हाउएवर दिस प्रोसेस इज डिफिकल्ट नॉट इजी ड्यू टू एफआरबीएम एक्ट कंडीशन। ऐसा छाप के वो गवर्नमेंट को तो दे सकती है, बट देयर इज सर्टेन कंडीशन। आप ही सोचो कि एसेट साइड में जितना पैसा रहेगा आरबीआई के पास, उतना ही पैसा वो उतना ही वो लाइबिलिटीज क्रिएट कर पाएगी ना। ये नहीं कि एसेट साइड कुछ भी नहीं है और आप छापते जाओ, फिर इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम इन मार्केट्स। सब मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स देखते हैं। तो देखो, ऑल्सो नोन एज एक जनरल और इनडायरेक्ट टूल्स एज दे अफेक्ट द इंटायर इकोनॉमी एंड नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर सेक्टर। जो मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल है, ये साधन, हथियार, उपकरण सामान्य या अप्रत्यक्ष हैं, क्योंकि यह किसी एक क्षेत्र विशेष को नहीं किंतु पूरी अर्थव्यवस्था को असर करते हैं। तो जो मेन जो इम्पॉर्टेंट है वो है एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब चीज़ें, ये सब टूल्स हैं जिसका यूज़ करके आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो देखते हैं एसएलआर एंड सीआरआर क्या होता है। तो देखो, फुल फॉर्म सीआरआर का है कैश रिजर्व रेशियो, देन फुल फॉर्म एसएलआर का है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये हुआ। देन बैंक मस्ट सीआरआर में बैंक मस्ट कीप दिस मच डिपॉजिट और बैलेंस विथ आरबीआई। आरबीआई डजंट पे इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट एक्सेप्ट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब आरबीआई के साथ जो पैसा रखा जाता है, बैंक जो अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज पैसा आरबीआई में रखती है, वो उस पर आरबीआई इंटरेस्ट पे नहीं करती है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन हो, उसको भी हम लेके चल सकते हैं, बट नॉर्मली वो पे नहीं करती है इंटरेस्ट। सर्कमस्टेंसेस लाइन में बैंकिंग स्लो डाउन हो गया था, तो बैंकों को आरबीआई में जो है कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक में जमा करना पड़ेगा। तो बैंकों को सीआरआर पे कुछ इंटरेस्ट दिया था आरबीआई ने। बैंक अर्न्स नो प्रॉफिट या इंटरेस्ट। सीआरआर में बैंक को कोई भी इंटरेस्ट या प्रॉफिट अर्न नहीं होता है। सीआरआर जो है फर्स्ट सजेस्ट बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेम केनियास एंड फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन यूएसए फेडरल रिजर्व। मतलब जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम जेम केनियास, एंड ये पहली बार यूएस फेडरल रिजर्व में इंट्रोड्यूस करा था, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए में। देन मैंडेटेड अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ये एकदम मैंडेट ही है कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कि आपको रखना ही, बैंक्स को रखना ही पड़ेगा। आरबीआई कैन फिक्स एनी अमाउंट ऑफ सीआरआर लीगली, देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट। आरबीआई तो वैसे फिक्स कर सकता है कि आप इतने सर्टेन अमाउंट रखो, बट ऐसे एक्ट में नहीं, आरबीआई के एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि आपको मिनिमम इतना ही रखना पड़ेगा, मैक्सिमम इतना ही रखना पड़ेगा। आरबीआई विल डिसाइड कि कितना रखना पड़ेगा। देन एसएलआर, तो इसमें है बैंक मस्ट कीप दिस मच डिपॉजिट इन लिक्विड एसेट सच गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन बोर्ड्स एंड अदर सिक्योरिटी नोटिस बाय आरबीआई। देखो, सीआरआर जो होता है वो कैश के रूप में आप डायरेक्टली बैंक को आरबीआई को दे दो एंड हिल केप दैट। बट एसएलआर में होता है कि आपको पैसा जो है
लिक्विड एसेट के रूप में रखना पड़ता है। लिक्विड एसेट लाइक सोना हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल। अब ये डिपेंड करता है बैंक पे कि वो सोना के रूप में रखना चाहता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में या ट्रेजरी बिल के रूप में या स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड्स के रूप में या अदर सिक्योरिटीज़ के रूप में। इट्स ऑल अप टू द बैंक, बट आपको रखना पड़ेगा। सम प्रॉफिट में बी इन्वॉल्व। अब देखो जैसे कि लिक्विड एसेट के रूप में आप रखते हो पैसे, तो मे बी सम प्रॉफिट आपको मिले, कुछ इंटरेस्ट। मान लो अगर आप गोल्ड का बुलियंस रखते हो तो मान लो गवर्नमेंट आपको RBI आपको 6% इंटरेस्ट देती है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखते हो तो मान लो आपको 10% इंटरेस्ट देती है। तो समथिंग लाइक दैट, देयर सम इंटरेस्ट एंड बैंक अर्न, उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है। देन ये मैंडेट है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जैसे कि CRR मैंडेट नहीं था कि आपको कितना मिनिमम ये वो दिस दैट करना है, बट दिस SLR इज मैंडेट, आपको रखना ही पड़ेगा। CRR भी मैंडेट है, बट देर इज़ नो लीगली बाउंड की मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा। उसी तरह SLR भी बाउंड मैंडेट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 9 में के तहत। बट ये जो था CRR, वो मिनिमम और मैक्सिमम एक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कितना रखना है। बट ये जो SLR है वो लिखा हुआ है कि यस आपको मिनिमम इतना रखना ही पड़ेगा। लीगली SLR कांट बी मोर देन 40%, मतलब 40% से ज़्यादा SLR नहीं होगा। अगर SLR 40% से ज़्यादा होगा तो फिर तो बैंक ही बंद हो गया, फिर तो बैंक को अपना बोरिया बिस्तर बंद करके जाना पड़ेगा। देन है ऑल्दो इन रियल लाइफ RBI विल नॉट कीप CRR 100%, अदरवाइज नो बैंक कैन गिव लोन्स टू द इकोनॉमी विल। एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि आप सर्टेन अमाउंट के बाद या सर्टेन अमाउंट से कम CRR नहीं रख सकते। बट आप ही सोचो कि हाँ ये तो कॉमन सेंस है ना कि आप 100% CRR कर दोगे, फिर बैंक लोन क्या देगा, बैंक को तो बैंक ही बंद हो जाएगा। तो अभी प्रेजेंटली में 50% जो है नेट डिमांड एंड टाइमली लाइबिलिटीज ऑफ बैंक है, इतना CRR है। देन SLR क्या है, तो ये 40% से ज़्यादा नहीं रख सकती है, ये है। देन ऑल बैंक्स मस्ट कीप CRR, सभी बैंक को रखना ही पड़ेगा। देन हाउएवर RBI में प्रिस्क्राइब सेपरेट नॉर्म्स एंड स्लैब्स फॉर रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक। RBI देखो सब बैंक को CRR रखना ही पड़ेगा, बट दिस किसी भी बैंक के लिए, जैसे कि रीजनल RRBs है या फिर कोऑपरेटिव बैंक है, उसके लिए नॉर्म्स अलग हो सकते हैं। सिमिलरली SLR भी आप हर बैंक को रखना ही पड़ेगा। अब देखो एक टर्म है NDTL, ये क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज। अब मैं आपको बताती हूँ। देखो मान लो ये बैंक है कोई, ठीक है, एंड यहाँ पे करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट है, एंड यहाँ पे टाइम डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट है, ठीक है। तो मान लो इस बैंक में मैंने पैसा रखा, मान लो मतलब बैंक 1 में पैसा आया कितना, मान लो 70 आया, ठीक है, एंड किसी ने इसमें से 5 रुपये फिर वो निकला भी। इसमें भी टाइम डिपॉजिट में मान लो फिक्स डिपॉजिट में 65 रुपये और फिर 5 किसी ने निकाला भी, तो ये इसका टोटल सम अप कितना होगा, 70 में से 5 गया तो 65 और 65 में से 5 गया तो 55। अब ये टोटल सम करो तो दैट इज़ नेट टाइम लाइबिलिटीज़ ऑफ बैंक, कि उसके पास अभी नेट टाइम लाइबिलिटीज़ कितनी है। टोटल सम निकालोगे आप तो जो भी प्लस करके आएगा, 65 और 55 को प्लस करके देखो कितना आएगा, तो 120 रुपये हुआ ना। तो 120 रुपये टोटल है, उसके हिसाब से ही उसको CRR जमा करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। CRR and SLR are counted on fortnightly basis. If not maintained, bank will have to pay penalty interest rate to RBI. This penalty rate is linked with bank rate. हर 15 दिन के लिए गिना जाता है, हर 15 दिनों के लिए गिना जाता है। यदि बैंकर ऐसा नहीं माने तो उसको जुर्माना लगता है। मतलब CRR और SLR जो है हर 15 दिन पे गिना जाता है। CRR और SLR इंश्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया थ्रू टू प्राइमरी फंक्शन। जो CRR है एंड SLR है वो मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाता है इंडिया में 2 प्राइमरी फंक्शंस के द्वारा। पहला है CRR जो है असिस्ट्स इन मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। CRR जो है मनी मल्टीप्लायर को इफेक्ट करता है, ये हम समझ चुके हैं। देन दूसरा है CRR एंड SLR प्रोवाइड बफर या प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बैंक रन। अब ये क्या हुआ, मान लो ये कोई बैंक है, SBI है एंड एक्सिस है, ठीक है। मान लो ये दोनों दुश्मन है, ठीक है। तो SBI एक्सिस ने या किसी ने भी, इसके दुश्मन ने ये अफवाह उड़ा दिया कि SBI बंद होने वाला है, बैंक रन होने वाला है। तो जितने भी यहाँ पे जिसने भी अपना करंट अकाउंट जो भी अकाउंट खोल रखा होगा, वो आएगा बोलेगा भाई तू मेरे को पैसा दे, क्योंकि तू तो अब खत्म होने वाला है, तेरा खेल तो खत्म होने वाला है। तो उससे अब तो बैंक के पास थोड़ी ना पैसा होगा, वो तो आगे लोन में दे चुका होगा। बैंक पैसा थोड़ी रखता है अपने बैंक में, मतलब वो तो इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए आगे लोन में बढ़ाता है पैसा। तो वो क्या करेगा, जो तब यहाँ पे CRR एंड SLR उसको बचाएगा, क्योंकि CRR में जो पैसा लॉक होगा वो तब तक वो उस कस्टमर को दे देगा कि भाई तू अपने इतना भी तूने डिपॉजिट करा था उसका तू सर्टेन अमाउंट रख ले, बाद में मैं अगर मेरा बैंक रन नहीं हुआ तो बाद में मैं तेरे को दूंगा ही पैसा, समथिंग लाइक दैट। कि CRR इमरजेंसी के टाइम में वो आपको ऐसे बचाता भी है बैंक रन होने से।
Theoretically, CRR and SLR can be used for inflation control, but RBI primarily relies on repo rate. देखो, हालांकि CRR जो है एंड SLR जो है महंगाई नियंत्रण के लिए मुख्य साधन नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक महंगाई से लड़ने के लिए रेपो रेट का इस्तेमाल करती है एंड रेपो रेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट है, हाउ कैन CRR बी एन एसेट फॉर अ बैंकर इफ RBI पेज 0% इंटरेस्ट ऑन इट. किसी ने क्वेश्चन करा था कि CRR जो है वो बैंक के लिए एसेट कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको तो फिर पैसे उस पर इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहे, तो नहीं मिल रहा है तो उससे क्या हुआ, वो फिर भी उसका एसेट ही है. मान लो इस बंदे ने 100 रुपये डिपॉजिट करा, ठीक है. देन वॉट एवर CRR इज 3 या 4 रुपये मान लो. देन आई पे 0% इंटरेस्ट टू द बैंक ऑफ बड़ौदा ऑन CRR डिपॉजिट, बट इट्स माई लाइबिलिटी एज आई हैव टू रिटर्न दिस डिपॉजिट समबडी बैक. क्योंकि RBI को वो पैसा बैंक को वापस करना है, जिसने भी जमा करा है CRR उसको वापस करना है. सो CRR RBI की लाइबिलिटी है. तो जो अगर CRR RBI की लाइबिलिटी है तो वो बैंक्स की एसेट हो जाएगा, बैंक के एसेट साइड में वो गिना जाएगा. सो CRR माई एसेट, तो बैंक बोलेगा कि CRR माई एसेट, इट गिव्स मी 0% प्रॉफिट बट इट इज स्टिल माई एसेट. सो इट्स लाइक मिरर में आप इमेजिन करो कि RBI के लिए जो लाइबिलिटी है वो बैंकर्स के लिए एसेट है, जो एसेट है RBI के लिए वो बैंकर्स के लिए लाइबिलिटी है. So this is it, and rapid revision of economics series which I have started, and I hopefully I'll